हेलो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की के ऊपर आधारित है जो एक क्लब में काम करती है, जिसको एक अमीर लड़का उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ जोरदार तरीके से मजदूरी करता है और लास्ट में उससे शादी करके उसे बाद में उसे ऐसी हालत में छोड़ता है कि बेचारी उस लड़की को अपने ड्राइवर के साथ घपाघप करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं हथियार के खड़े होने से पहले। मूवी की शुरुआत में हम एमी नाम की लड़की को ब्रुकलिन के एक क्लब में देखते हैं। एमी उस क्लब में एक बेहतरीन डांसर थी और ज्यादातर लोग उस क्लब में एमी की वजह से ही आते थे। एमी की एक बेस्ट फ्रेंड भी होती है जिसका नाम चमकीली था। एमी चमकीली के साथ अपने कस्टमर के बारे में बात कर रही होती है कि उस कस्टमर का नूनू कितना छोटा था, वगैरह वगैरह ऐसा कुछ। तभी एमी के पास उसका बॉस जिम्मी आता है। अब एमी उस क्लब की बेस्ट डांसर थी, इसलिए जिम्मी एमी को एक रशियन लड़के के पास भेजता है जो कि दिखने में काफी पैसे वाला और यंग था। एमी को सिर्फ पैसों से मतलब था क्योंकि उसके सपने बहुत बड़े थे। पैसे कमाने के लिए एमी किसी भी गुफा में धमाके करवाने को तैयार रहती थी। इस रशियन लड़के का नाम इवान था जो कि यहाँ बस अपने बाप के पैसे उड़ाने के लिए आया था। एमी इवान को अपनी वीआईपी सर्विस के बारे में बताती है और उससे बातें करने लगती है, लेकिन इवान का तो हथियार गुफा में धमाके करने को उत्सुक था, इसलिए वो एमी को जल्दी से अपनी गुफा दिखाने की बोलता है। तो एमी इवान को अपनी गुफा दिखाने के लिए रूम में लेकर जाती है। रूम में जाने के बाद एमी अच्छे से इवान से अपना खेत गीला करवाती है। खेत को पानी पिलाने के बाद जब दोनों साथ बैठकर बातें करने लगते हैं, जहां इवान एमी से पूछता है कि क्या तुम क्लब से बाहर भी अपना खेत गिला करवाती हो, तो एमी इवान को अपना नंबर दे देती है, जिसके बाद एमी वहां से अपने घर आ जाती है जहां वो अपनी फ्रेंड के साथ रहा करती थी। अब एक दिन इवान एमी को मैसेज करके अपने घर मजदूरी करने के लिए बुलाता है। एमी अच्छे से तैयार होकर इवान के घर जाती है। एमी इवान का आलीशान घर देखकर हैरान थी कि एक छोटा बच्चा इतनी आलीशान लाइफ कैसे जी रहा है। इवान फिर एमी को अपने रूम के अंदर लेकर जाता है क्योंकि उसका हथियार जंग लड़ने को उत्सुक था। फिर दोनों जोरदार तरीके से जंग लड़ते हैं। जंग लड़ने के बाद एमी इवान से पूछती है कि आखिर तुम छोटी उम्र में इतनी मस्त लाइफ कैसे जी रहे हो, तो इवान उसे बताता है कि मेरा बाप रसिया का सबसे अमीर आदमी है जिसका नाम निकोलाई जकारोज है और इवान उसी का बेटा था। इवान ब्रुकलिन बस अपने बाप के पैसे उड़ाने आया था। ये सुनकर एमी की दिलचस्पी इवान की ओर बढ़ जाती है क्योंकि एमी भी ऐसी ही लाइफ जीना चाहती थी। इसके बाद एमी वापस अपने क्लब आ जाती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड से इवान के बारे में बात करने लगती है कि इवान एक बिगड़ा हुआ रईस शहजादा है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। ये सुनकर उसी के क्लब में काम करने वाली रंगीली चिढ़ जाती है क्योंकि एमी हमेशा बड़े बड़े लोगों को खुश किया करती थी। अगले दिन एमी फिर से इवान के घर जाती है जहां एमी अलग अलग तरीके से इवान का हथियार खड़ा करके उसे खुश करती है। घपाघप हो जाने के बाद जब दोनों थक कर बैठ जाते हैं तो इवान एमी से कहता है कि कल मैं न्यू ईयर की पार्टी दे रहा हूँ जिसमें तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो एमी भी उसकी पार्टी में जाने के लिए मान जाती है। अगले दिन एमी अपनी फ्रेंड चमकीली को लेकर पार्टी में पहुंचती है जहां चमकीली उस पार्टी को देखकर चौंक गई क्योंकि उस पार्टी में बेहिसाब वाइन और खूब सारे पैसे फूके गए थे। फिर इवान इन दोनों से मिलता है जहां ये मिलकर बहुत सारी ड्रिंक करते हैं और नशे में हो जाते हैं। फिर जब न्यू ईयर लग जाता है तो ये सभी छत पर जाकर पटाखे फोड़ते हैं। फिर इवान एमी से आज रात भी उसके साथ रुककर घपाघप करने की बोलता है, पर एमी को इवान के पैसों से प्यार हो चुका था, इसलिए एमी इवान से ज्यादा पैसे की मांग करती है और इवान इसके लिए मान गया था। फिर इवान एमी को खोपचे में ले जाकर अच्छे से पेलता है, जिसके बाद अगले दिन जब इनकी आँख खुलती है तो एमी जल्दी से वहाँ से जाने लगती है क्योंकि एमी को काम पर भी जाना था, लेकिन इवान उसे रुकने की बोलता है क्योंकि इवान को अब शायद एमी से प्यार होने लगा था। इवान एमी को एक ऑफर देता है कि तुम एक हफ्ते के लिए मेरे साथ रहो मेरी जीएफ बनकर, ताकि मैं हर तरीके से तुम्हारी गुफा की सैर कर सकूं। एमी इसके लिए मान तो जाती है, पर वो इवान से $25,000 की मांग करती है। इवान के लिए इतने पैसों की कोई औकात नहीं थी, इसलिए वो एमी को पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद एमी वहाँ से अपने घर जाकर अपना सामान पैक करती है और इवान के आदमियों के साथ कार में बैठकर इवान के घर आ जाती है। जिसके बाद एमी इवान की गर्लफ्रेंड बनकर रहने लगी और इवान के पैसों के साथ एमी अपनी लाइफ भी खुलकर जीने लगी। एमी अब इवान की जीएफ बन चुकी थी, इसलिए एमी धीरे धीरे इवान के दोस्तों के साथ भी टाइम बिताने लगी। ये सभी मिलकर खूब पैसे उड़ाते और मजे करते। जिसके बाद ये सभी एक साथ अपनी छुट्टियां बिताने के लिए लास्ट वेगस के लिए निकल जाते हैं। लास्ट वेगस जाने के बाद ये सभी मिलकर ऐसो आराम की जिंदगी बिताने लगे। देखते ही देखते इन्हें वहाँ एक हफ्ता गुजर गया। हफ्ते की लास्ट नाइट को इवान एमी की गुफा में जोरदार धमाके करता है और एमी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं अब वापस रसिया जाकर अपने बाप की कंपनी में काम नहीं करना चाहता। अगर मैं अमेरिका की किसी लड़की से शादी कर लूं तो मैं अमेरिका का निवासी बन जाऊंगा और मुझे वापस
रसिया नहीं जाना पड़ेगा। ये सुनकर एमी इवान से पूछती है कि फिर तुम किससे शादी करने वाले हो? तो इवान बताता है कि तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर पहले तो एमी को मजाक लगता है, लेकिन इवान उसे बताता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एमी को लगता है शायद इवान सच बोल रहा है, इसलिए वो उसी रात चर्च में जाकर शादी कर लेते हैं। अब एक क्लब में काम करने वाली लड़की रईस खानदान की बहू बन गई थी, लेकिन ये शादी कितनी लंबी चल पाएगी ये देखने वाली बात होगी। शादी करने के बाद एमी हमेशा के लिए क्लब में काम करना बंद कर देती है। इसके बाद इवान एमी की अच्छे से शॉपिंग करवाता है और ये दोनों अब हस्बैंड वाइफ की तरह इवान के घर पर रहने लगते हैं। लेकिन इवान की शादी की बात रसिया में उसके मोम डैड को पता चल जाती है, इसलिए वो इवान के मैनेजर टोरस को कॉल करके शादी की सच्चाई का पता लगाने की कहते हैं। तो टोरस अपने 2 आदमियों गेंडा और टकलू को इवान के पास जाकर सच्चाई जानने के लिए भेजता है। दूसरी तरफ इवान और एमी एक साथ होते हैं, जहाँ इवान के घर वाले उसे कॉल करते हैं, लेकिन इवान उनका कॉल नहीं उठाता, जिससे एमी इवान से पूछती है कि तुम्हारे घर वाले हमारी शादी को तो अपना लेंगे ना? तो इवान बताता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे घर वाले मान जाएंगे। तभी इवान के घर गेंडा और टकलू पहुंच जाते हैं, जो इवान के घर की बेल बजाते हैं, लेकिन इवान उनको यहाँ देखकर गुस्सा हो जाता है। तो गेंडा इवान से कहता है, हम यहाँ बस ये जानने आए हैं कि क्या तुमसे सच में शादी कर ली है? अगर शादी करी है तो मुझे तुम मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो इवान जल्दी से टकलू को अंदर ले जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। टकलू उस मैरिज सर्टिफिकेट का फोटो लेकर टोरस को सेंड कर देता है। फिर इवान धक्के देकर टकलू को अपने घर से बाहर निकालने लगता है। उधर वो फोटो जब टोरस देखता है तो वो अपना फैमिली फंक्शन छोड़कर वहाँ से निकल जाता है और टकलू को कॉल करता है, जिसे वो लाउड स्पीकर पर रखने की बोलता है, जिससे इवान भी टोरस की बातें सुन सके। टोरस इवान से कहता है कि तुमने तुम्हारी फैमिली की इज्जत मीठी में मिला दी, तुम्हें शादी करने के लिए एक क्लब में काम करने वाली ही मिली थी, तुम वही रुकना, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ, और तुम्हारे मोम डैड भी रसिया से निकल चुके हैं। इवान ये सुनकर डर जाता है कि उसके मोम डैड यहाँ रहे हैं। तो इवान जल्दी से अपने कपड़े पहनने लगता है और एमी से कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, पर एमी बोलती है कि बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं अपने कपड़े पहन लूं। लेकिन इवान एमी की भारी नहीं रुकता और अकेले ही वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर एमी भी वहाँ से भागने की ट्राई करती है, लेकिन टकलू चचा किसी तरह एमी को पकड़ने लगते हैं। एमी उससे बचने की काफी कोशिश करती है, लेकिन टकलू धमदार था, इसलिए वो किसी तरह एमी को पकड़ लेता है। गेंडा जब वहाँ आकर ये देखता है कि टकलू ने एमी को पकड़ रखा है, तो वो टकलू से उसे छोड़ने की बोलता है। जब टकलू एमी को छोड़ देता है तो एमी फिर से भागने की ट्राई करती है, जिससे गेंडा और टकलू दोनों के साथ उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जिसमें गेंडे को चोट लग जाती है, इसलिए वो टकलू से कहकर एमी के हाथ पर बंधवा देता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ टोरस भी आ चुका था। टोरस जब ये सारा सीन देखता है तो वो काफी घबरा गया था और वो एमी को समझाने लगता है कि इवान अभी छोटा बच्चा है, उसने तुमसे नादानी में शादी कर ली है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलकर उसे तलाक देना ही होगा। पर एमी इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि मैं इवान से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसको तलाक नहीं दूंगी। तो टोरस एमी को बताता है कि इवान के बिगड़ा हुआ लड़का है, मैं उसकी बचपन से जानता हूँ, वो तुमसे प्यार नहीं करता बल्कि तुम उसके लिए खेलने का समाना हो। लेकिन एमी को उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। टोरस शादी की बात को खत्म करने के लिए एमी से मैरिज वाली रिंग भी छीन लेता है और एमी से कहता है कि अगर तुम इस शादी को तोड़ दोगी तो मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। एमी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो इसके लिए मान जाती है, पर वो एक शर्त रखती है कि वो इवान को ढूंढकर एक बार उससे बात करेगी। जिसके बाद सभी टोरस के साथ इवान को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ये सभी कई घंटों तक पूरे शहर में इवान को ढूंढते रहते हैं, लेकिन इवान इन्हें घंटा भी नहीं मिलता, इसलिए वो सभी इवान के दोस्तों के पास जाकर वो इवान का पता पूछते हैं, लेकिन उन्हें भी इवान की कोई खबर नहीं थी। एमी इवान को लेकर काफी परेशान थी, इसलिए टकलू चचा किसी तरह एमी का ख्याल रखने की कोशिश करता रहा। वे सभी सिटी के हर एक क्लब में इवान को ढूंढने लगे, लेकिन हर बार उनके हाथ बस निराशा ही लग रही थी। उन्होंने अपने पिछवाड़े का दम लगाकर इवान को ढूंढा, लेकिन वो उन्हें नहीं मिला। उधर इवान उसी क्लब में था जहां एमी पहले काम किया करती थी। इवान वहां उस लड़की के साथ था जो कि एमी से जला करती थी। उस क्लब में जब एमी की दोस्त चमकीली इवान की वहां देखती है तो वो जल्दी से एमी को कॉल करके सब बता देती है, जिसके बाद एमी टोरस और उसके साथियों को लेकर उसी क्लब में जाती है, जहां जाकर वो देखते हैं कि इवान पूरी तरह से नशे में धुत है और वो रंगीली के साथ रंग रालियां मना रहा था। एमी इवान से बात करने की ट्राई भी करती है, लेकिन नशे में होने की वजह से उसकी एक नहीं सुनता। एमी और रंगीली के बीच हाथापाई भी होने लगती है, जिसकी वजह से क्लब के बाउंसर उन सबको धक्के मारकर वहां से निकाल देते हैं। वे सभी इवान को अपनी कार में बिठाकर वहां से निकल जाते हैं। एमी कार में भी इवान से बार बार एक ही बात बोल रही थी कि ये लोग हमारी शादी तोड़वाना चाहते हैं, लेकिन इवान एमी की बातों का कोई
रिस्पॉन्स नहीं देता। अगली सुबह इवान और एमी को कोर्ट ले जाया जाता है ताकि जल्दी से उन दोनों की शादी को तुड़वाया जा सके। इवान का वकील जज से टाइम लेकर उनका केस पहले लड़ने की बोलता है, पर इवान अब भी पूरी तरह से नशे में होता है। जज जब कैसे शुरू करता है और एमी से शादी के बारे में पूछता है कि क्या तुम ये शादी तोड़ना चाहती हो, तो एमी साफ साफ मना कर देती है कि ये लोग जबरदस्ती हमारी शादी तोड़वाना चाहते हैं। ये सुनकर वहाँ के हालत हो बिगड़ने लगते हैं। जब सबको ये पता चलता है कि उनकी शादी लास्ट वेगस में हुई है, तो जज उनसे कहता है कि जहाँ इनकी शादी हुई है वही इनकी शादी तोड़वाई जा सकती है। ये सब देखकर टोरस का सर फटने लगता है और वो इवान व एमी को लेकर सीधा इवान के मोम डैड के पास जाता है, जहाँ इवान की मोम गुस्से से लाल होकर आती है। वो सीधे आकर इवान को संभालने लगती है। एमी इवान की मोम से बात करने की कोशिश करती रही ताकि किसी तरह उनकी शादी को बचाया जा सके, पर इवान की मोम एमी से कहती है कि तुम जैसी टूची लड़की को हम हमारे घर की बहू बनाकर हमारे परिवार की बेइज्जती नहीं करवाना चाहते हैं। ये सब सुनकर टकलू को काफी बुरा लगता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो एमी को चाहने लगा था। इवान का नशा उतरने के बाद वो अपनी मोम की बातें मानने लगता है और उनके साथ लास्ट वेगस जाने लगता है। एमी इवान से बात करने की ट्राई करती है और उसे जाने से रोकती है कि ये लोग हमारी शादी तोड़वाना चाहते हैं, तुम इन्हें क्यों नहीं रोक रहे हो, तुम तो मुझसे प्यार करते थे। तो इवान एमी से कहता है कि मैं इन्हें नहीं रोक सकता, मुझे मेरे मोम डैड की बात माननी पड़ेगी, और वो जाकर प्लेन में बैठ जाता है। अब एमी इससे काफी सैड हो चुकी थी, पर टकलू उसे किसी तरह समझाकर प्लेन में बिठा देता है। प्लेन में जब इवान के मोम डैड इवान को समझाने लगते हैं और अपने साथ रसिया चलने की बोलते हैं, तो इवान गुस्से में आकर अपनी मोम से बोलता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो, मैंने ऐसा किया क्या है, मैंने बस मजे करने के लिए एक क्लब वाली लड़की के साथ शादी ही तो की है, इसने कोई गुनाह तो नहीं कर दिया। ये सुनकर एमी को भी गुस्सा आ जाता है और वो इवान को भला बुरा कहती है कि अच्छा हुआ मैं तुम जैसे चूतिए से तलाक ले रही हूँ, वरना मेरी लाइफ झंड करके रख देता। तो इवान की मोम भी एमी की बात से सहमत होती है, क्योंकि इवान एक कमजोर इरादे वाला लड़का था जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था। इसके बाद सभी लास्ट वेगस पहुँचते हैं, जहाँ ये कोर्ट में जाकर एक वकील को हायर करते हैं, जहाँ एमी तलाक के पेपर पर साइन करके इवान को तलाक दे देती है। टकलू वहाँ सभी से बोलता है कि इवान को एमी से बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगनी चाहिए, पर इवान की मोम कहती है कि मेरा बेटा किसी से माफी नहीं मांगेगा। ये सुनकर एमी भी पीछे नहीं हटती और इवान की मोम को गालियां देने लगती है, जिसे देखकर इवान के डैड को बड़ा मजा आने लगता है। फिर एमी की टकलू के साथ इवान के घर भेजा जाता है, जहाँ वो बस एक रात के लिए रुक सकती थी। रात को टकलू और एमी दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। टकलू एमी से दोस्ती करने की ट्राई करता है, लेकिन एमी टकलू के साथ अभी भी बदतमीजी से बात कर रही होती है और टकलू से कहती है अगर तुम्हारे साथ वो गेंडा नहीं होता तो तुम कब के ही मेरा खाता खोल चुके होते। पर टकलू माना कर देता है कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं अभी भी तुम्हारा खाता खोल सकता हूँ। तो एमी कहती है कि तुम्हारे हथियार में दम ही नहीं है। ये बोलकर एमी वहाँ से सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह टकलू एमी को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ जाने से पहले टकलू एमी को उसकी शादी की रिंग वापस देता है, पर एमी कुछ नहीं बोलती और सीधे टकलू के ऊपर चढ़ जाती है, क्योंकि एमी भी कहीं ना कहीं टकलू को चाहने लगी थी। और इसी बकचोदी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।